हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज if it is a scalar or a vector, volume, mass, speed, acceleration, all these quantities we have to distribute, right? तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है वो बारी बारी की से हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा, यहाँ पर आएगा वॉल्यूम, राइट? फिर दूसरा है मास। मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में लिखेंगे। फिर उसके बाद स्पीड। अब वॉल्यूम और मास क्यों स्केलर क्वांटिटी में आएंगे? क्योंकि जो भी क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटीज है। और जो क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही उसके पास होंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। तो हम लोग इस तरीके से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। फिर से वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिन क्वांटिटीज के पास, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास वेक्टर मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगी। तो यहाँ पर मैं वेक्टर में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ डायरेक्शन, राइट, प्लस मैग्नीट्यूड आने वाला है, राइट? तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, राइट? वहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो वाली क्वांटिटीज वहाँ पर रखनी है। अब वॉल्यूम, मास, उसके बाद स्पीड। स्पीड अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो वहाँ पर स्पीड। उसके बाद एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है। फिर आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी वो जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट? फिर आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो एंगुलर, राइट? और वो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, राइट? ओके। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर, राइट, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से जो भी क्वांटिटीज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगी, और जो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। फोर्स। इन सारे ही लिस्ट में से हमें सिर्फ दो स्केलर क्वांटिटीज यहाँ पर लिखनी है, राइट? तो यहाँ पर फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो नहीं गिनेंगे। एंगुलर मोमेंटम अगेन वेक्टर क्वांटिटी। वर्क, तो यहाँ पर वर्क आंसर आएगा क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फिर से हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले ही फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में लेंगे, राइट? तो मैग्नीट्यूड हमें याद रखना है कि किन क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ओके? तो उसके बाद करंट। करंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो यहाँ पर हमें करंट भी लिखना है, राइट? इसको इलेक्ट्रिक करंट भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि उसका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होगा,
सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी की सारी डायरेक्शन से जुड़ी हुई है। इनके पर्टिकुलर डायरेक्शंस होते हैं, राइट। इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ दो ही क्वांटिटीज आएंगे जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वर्क एंड करंट। सिर्फ मैग्नीट्यूड है इनका, इसीलिए हम लोग इनको स्केलर क्वांटिटीज में इंक्लूड करेंगे। अगले क्वेश्चन में, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, इम्पल्स, राइट। टेम्परेचर प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी। पहले तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसके पास डायरेक्शन होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया डायरेक्शन, और साथ में उसके पास मैग्नीट्यूड मतलब कि कुछ वैल्यू भी होगी फिक्स। तो जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही होंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब टेम्परेचर प्रेशर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले ही है, उसके पास कोई डायरेक्शन होता नहीं है। फिर आता है इम्पल्स, राइट। तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके वो उसकी जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड होती है, राइट। और उसका खुद का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो यहाँ पर इम्पल्स आएगा। ओके। अब टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड चार्ज, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ इसमें इम्पल्स ही एक ऐसी है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। ओके। अब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, राइट, उनका यहाँ पर हमें रीज़न बताना है, राइट। पहले तो ये जानना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, उनके बाद उसका रीज़न बताना है। तो यहाँ पर पहला है एडिंग एनी टू स्केलर्स, राइट। तो एडिंग एनी टू स्केलर हम लोग कब ऐड कर सकते हैं? तो हर बार ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे नो, राइट। अगर स्केलर्स के डायमेंशन सेम है तो ही हम उन लोगों को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये ए का आंसर है। इफ डायमेंशंस आर सेम, तो हम लोग लिखेंगे इफ डायमेंशंस आर सेम, राइट। क्योंकि अगर डायमेंशन सेम होंगे तो ही हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर नो आएगा, राइट। सेकंड में, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ अ सेम डायमेंशंस। ओके। अब स्केलर और वेक्टर को हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो फिर बी में, राइट। तो यहाँ पर आंसर होगा नो, क्योंकि वेक्टर कांट बी एडेड विथ स्केलर्स, राइट। क्योंकि अगर वेक्टर स्केलर के साथ ऐड हो जाएगा तो वेक्टर के पास तो डायरेक्शन भी है, राइट। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग वेक्टर और स्केलर को वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो वेक्टर कांट बी एडेड विथ स्केलर। उसके बाद सी में, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, राइट। तो मल्टीप्लाइंग बाय एनी वेक्टर, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा यस, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर इज पॉसिबल when it is done the magnitude of vector increases by value of scalar quantity simple। इस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फॉर्मूला ले, जैसे कि फोर्स, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम जानते हैं, राइट। इज इक्वल टू, फोर्स की फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है अगेन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को हमने मास से मल्टीप्लाई किया, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो फोर्स है वो मास के मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि मास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, तो मास के मल्टीप्लिकेशन से फोर्स और बढ़ गया, राइट। तो हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद डी में, मल्टीप्लाइंग एनी
टू स्केलर्स, कोई भी दो स्केलर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डी में आंसर आएगा यस। हम लोग किसी भी दो, कोई भी स्केलर हो, उनको हम लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। इस फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पावर है, राइट, पावर को मैं टी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, राइट, तो इज इक्वल टू मेरा आंसर यहाँ पर डब्ल्यू मतलब के वर्क मिलेगा। तो वर्क की फॉर्मूला में पावर और टाइम एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों ही यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज़ है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि जिससे एक इक्वेशन बनी। तो ये प्रूफ है कि दो स्केलर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है। देन नेक्स्ट, यहाँ पर एडिंग एनी टू वेक्टर्स, तो कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, राइट, तो यहाँ पर आंसर होगा नो। हम लोग कोई भी दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, राइट। वेक्टर्स ऑफ एनी डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड, राइट, उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए तभी वो ऐड हो सकते हैं। तो डायमेंशंस मस्ट बी सेम, अदरवाइज दे कांट बी एडेड, राइट। तो वेक्टर्स में ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वेक्टर्स में तो जो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करवाना चाहते हैं उन दोनों के ही डायमेंशन सेम होने चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट में एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा f है उसमें आंसर होगा यस। तो एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड इन दैट वेक्टर बिकॉज डायमेंशंस मस्ट बी सेम। इस फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट ले, राइट, तो वेलोसिटी कंपोनेंट कैन बी एडेड इन वेलोसिटी वेक्टर। इस फॉर एग्जांपल, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ वेलोसिटी की, वेक्टर v, राइट, वेक्टर v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वी एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट प्लस वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट, राइट। यहाँ पर मुझे यहाँ पर आई हेड भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जे हेड भी लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को लिख सकते हैं क्योंकि सेम वेक्टर को ही ऐड कर रहे हैं, राइट। तो एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये स्टेटमेंट सही है, राइट। अगले क्वेश्चन में, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर देखने कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, राइट। तो यहाँ पर ए का जो आंसर आएगा वो होगा यस। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सिर्फ वैल्यू होगी, राइट। तो क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू होता है, राइट। उसके बाद ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी, उसका आंसर होगा नो, क्योंकि एवरी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर इटसेल्फ, हमने आगे भी इक्वेशन लिखी थी, राइट। तो एवरी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर, ओके। उसके बाद द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। तो यहाँ पर जो पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है, राइट, वो सी में आंसर हमेशा नो होगा, राइट। क्योंकि सो ओनली व्हेन पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन, जब पार्टिकल एक ही डायमेंशन में जा रहा है, एक ही एक्सिस में, तब ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाथ लेंथ जितनी हो। अदरवाइज अगर उसने अपनी डायमेंशंस जो चेंज की, मतलब कि 2 डायमेंशन में चला गया या फिर 3 डायमेंशन में चला गया, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और पाथ लेंथ दोनों ही अलग हो सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद डी में द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन
to cover the path is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time. तो जो एवरेज स्पीड है पार्टिकल की, राइट, वो आइदर ग्रेटर, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के मामले में। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, और एवरेज स्पीड की, दोनों की यहाँ पर कंपैरिजन दिखाई गई है। तो डी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर डी में जो आंसर आएगा वो होगा यस, राइट। तो रीज़न है क्योंकि एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है उसमें पाथ लेंथ आता है, राइट, और एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अगर डायमेंशन ज़्यादा होंगे, 2 या 3 डायमेंशंस होंगे, तो वहाँ पर पाथ लेंथ बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है और पाथ लेंथ तो पूरी जर्नी है। तो इसीलिए एवरेज स्पीड इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। फिर उसके बाद 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। तो अगर 3 वेक्टर्स है, राइट, तो एक प्लेन में अगर वो नहीं है, राइट, तो हम लोग उनको ऐड करेंगे तो वो नल वेक्टर ही देगा, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ई में, राइट, ई में उसका आंसर होगा यस। तो एडिशन सिर्फ तभी ज़ीरो होगा जब सारे ही वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे, राइट, एक ही प्लेन में होंगे तभी ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर इफ 3 वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर देन देयर एडिशन कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट। एडिशन कैन ओनली बी ज़ीरो इफ सेम मैग्नीट्यूड्स आर एडेड विथ ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगले क्वेश्चन में एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज जियोमेट्रिकली और अदरवाइज। ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो हमें यहाँ पर जियोमेट्रिकली ये चारों के चारों जो भी कंडीशंस है वो यहाँ पर प्रूव करनी है, राइट। तो जैसे कि हमारे पास पहले हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे हैं ओ क्यू। तो ओ क्यू डायरेक्ट वेक्टर सम है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला हमारे पास वेक्टर है वेक्टर ओ क्यू, राइट। वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए का यहाँ पर प्लस वेक्टर बी, राइट। तो दोनों ही एडिशंस में। फिर दूसरा हम लोग ओपी को ध्यान में लें, राइट। तो ओपी क्या है, ओपी यहाँ पर वेक्टर ए है, राइट। ओपी इज वेक्टर ए, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए, राइट। तो ये हमारा ओपी वेक्टर है। अब यहाँ पर दूसरा भी एक वेक्टर है पी क्यू। पी क्यू वेक्टर मतलब कि यहाँ पर वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यू कौन सा वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर मतलब के बी वेक्टर, वेक्टर बी, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अगर ओपी का मैग्नीट्यूड ले, तो मैं अगर ओपी का मैग्नीट्यूड लूँगा, राइट, तो ओपी, राइट, उसका भी वेक्टर और मैग्नीट्यूड कंप्लीट्स। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ स्केलर वैल्यू ही बचेगी। अगर किसी की वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो स्केलर वैल्यू ही बच जाती है और वो हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट। भले ही हम लोग यहाँ पर वेक्टर लिखे बट मैग्नीट्यूड में वेक्टर मतलब कि वो स्केलर बन गया है। सिमिलरली पी क्यू में भी मैं अगर उसका यहाँ पर मोड वैल्यू लूँ, राइट, वो पी क्यू भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी मॉड वैल्यू लेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, राइट, वेक्टर कंप्लीट्स, राइट। तो ये यहाँ पर हमें मिलने वाला है। अब फर्स्ट सिचुएशन के बारे में देखें तो फर्स्ट सिचुएशन में हमें क्या दिया गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये सारे ही यहाँ पर वेक्टर्स है, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो हमें प्रूव करनी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब मैं इक्वेशन में अगर ये चीज़ फाइंड करूँ तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ओ क्यू है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली ओ क्यू लिखेंगे, राइट। तो वेक्टर ओ क्यू अब प्रूव करना है, वो लिखेंगे, पहले मुझे लेस देन प्रूव करना है, राइट। और फिर हम लोग लिखेंगे ओपी, क्योंकि वेक्टर ए, राइट, वेक्टर ए मतलब कि क्या है, यहाँ पर ओपी है, राइट। तो ये रहा ओपी, तो उसकी जगह पर मैं लिखूंगा वेक्टर ए, राइट। और फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ओपी लिखना पड़ेगा, राइट। तो पहले ओपी आएगा एंड देन प्लस वेक्टर पी क्यू, राइट। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसके हिसाब से हमें पहले लेस देन लिखना है और फिर इज इक्वल टू को यहाँ पर प्रूव करना है, राइट। तो अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, राइट। और फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एक्सपांड करेंगे। अगर हम मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांसन में पहले यहाँ पर इज इक्वल टू अंडर रूट, राइट, और फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, क्योंकि ए बी का यहाँ पर डॉट मल्टीप्लिकेशन है तो इसीलिए 2ab cos थीटा। और फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि ये जो हमने फाइंड किया वो क्या होगा, एक्चुअली अंडर रूट ऑफ ए, राइट, प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो रूट और स्क्वायर दोनों ही एक साथ है, अगर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ है तो इसका यहाँ पर अगेन हम लोग सिंप्लीफाई लिख सकते हैं ए प्लस बी, राइट। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगी। cos 0 अगर 1 हो गई तो इसीलिए 2ab एज इट इज़, और इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर मिला, राइट। रूट तो पहले से है ही, और इसीलिए हमें सिर्फ a प्लस बी मिला। तो यहाँ पर एक चीज़ साबित हो रही है और वो है ये कि मॉड ऑफ वेक्टर a, राइट, प्लस वेक्टर b, राइट, mod completes is equal to a प्लस बी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो रही है, राइट। और सेकेंड थिंग कि यहाँ पर a प्लस बी, तो मैं यहाँ पर मॉड लिख सकता हूँ, मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर a, क्योंकि ये स्केलर है तो मैं यहाँ पर मॉड लगा सकता हूँ और वो वेक्टर फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हुई, राइट। दूसरी चीज़ कि हमने फर्स्ट जो इक्वेशन है, राइट, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर प्रूव कर ली थी कब, तो पहले, तो इस इक्वेशन से हम लेस देन प्रूव कर चुके, राइट। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 लिया तब दोनों ही इक्वल हो गए थे, राइट। अब आगे चलते हैं, बी को यहाँ पर ध्यान में लेते हैं। बी में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है। कब प्रूव होगा, तो पहला जब ग्रेटर देन वाला है वो अगर ध्यान में ले, राइट, तो रियलिटी में हमें ये प्रूव करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पर पूरे डिफरेंस का भी मॉड लेना है, राइट। तो पहले जियोमेट्रिकली अगर उसको देखें तो जब कभी भी ओ क्यू जब बढ़ जाएगा OP माइनस PQ से, राइट, तब हमारा फर्स्ट जो ग्रेटर देन वाला है वो प्रूव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ वो इक्वेशन, राइट। तो वेक्टर OQ विल बी ग्रेटर देन, राइट, मॉड ऑफ OP वेक्टर फॉर्म में, राइट, माइनस मीन्स मॉड, यहाँ पर बिगर मॉड भी लिखना है, राइट, माइनस देन PQ वो भी मॉड फॉर्म में, और देन मैग्नीट्यूड, राइट,
एंड देन लास्ट मैग्नीट्यूड कंप्लीट्स हियर। तो इस तरीके से वो बढ़ जाएगा। तो हम फर्स्ट जो कंडीशन है वो प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड वैल्यू कंप्लीट्स एंड देन ग्रेटर, और फिर मॉड वेक्टर ए, राइट, देन माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड कंप्लीट्स हियर, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन है इक्वल टू वाली, राइट। तो इक्वल टू वाली कंडीशन में अगर म्यूचुअली ये ए और बी दोनों ऑपोजिट हुए, राइट, मतलब कि हम वो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको अगर ध्यान में ले, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, जब थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए ध्यान में ले, राइट, तो 180 में क्या होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, प्लस वेक्टर बी मॉड कंप्लीट्स इज इक्वल टू, अगेन अंडर रूट ऑफ वो वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमने ध्यान में ली थी, ए स्क्वायर, राइट, प्लस फिर आता है बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, 2ab cos थीटा। ओके, अब इस इक्वेशन में हमें थीटा की वैल्यू रखनी है 180, थीटा की वैल्यू रखेंगे 180, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा क्या, तो अंडर रूट यहाँ पर a माइनस बी और फिर वो होगा होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि वो a माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 180 होगा तब दोनों सेम मिलेंगे, तो इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ कि भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूव होती है। अब सी में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, राइट। तो अब हम लोग ट्राइंगल ध्यान में लेंगे पहले। तो ट्राइंगल के हिसाब से ओपी हमारे पास है वेक्टर ए, राइट, और पी आर वो है माइनस वेक्टर बी, राइट। तो ओ आर हमारा क्या होगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, राइट। तो इस हिसाब से जो ओ आर है, मतलब कि अगर ओ आर वेक्टर ओ आर, राइट, इज लेस देन ओपी मॉड ऑफ वेक्टर ओपी, राइट, एंड माइनस, राइट, तो यहाँ पर प्लस करेंगे पहले, राइट, तो प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वो पी आर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यों प्लस लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वेक्टर बी ही पी आर है, राइट। तो पी आर की वैल्यू खुद माइनस वेक्टर बी है, इसीलिए यहाँ पर हमें प्लस लिखना पड़ रहा है। तो ओ पी मॉड वेक्टर पी आर, राइट, मॉड कंप्लीट्स। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई, मतलब उसके ऊपर से अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ ए और बी के फॉर्म में, राइट, तो पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, एंड देन माइनस वेक्टर बी मॉड कंप्लीट्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लेस देन आएगा, तो यहाँ पर लेस देन मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, देन प्लस मॉड माइनस वेक्टर बी, राइट, मॉड कंप्लीट्स। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो रही है, राइट। अब यहाँ पर मॉड वैल्यू ऑफ माइनस बी है, तो उसको अगर लिखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा, तो वो प्लस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, राइट। तो ये यहाँ पर लेस देन हो रहा है, तो यहाँ पर जो लेस देन टर्म है वो प्रूव हो गया। अब हम लोग इज इक्वल टू टर्म प्रूव करेंगे। तो इज इक्वल टू टर्म कब प्रूव होगा, जब सी में थीटा, मतलब कि इस इक्वेशन में जब दोनों ही वेक्टर्स म्यूचुअली अपोजिट होंगे, मतलब कि वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू
180 होगा, म्यूचुअली अपोजिट मतलब कि 180 डिग्री, तो तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, माइनस वेक्टर बी मॉड कंप्लीट्स, राइट, और फिर उसका डेरिवेशन अगर देखा जाए तो इज इक्वल टू रूट आता था, फिर ए स्क्वेयर, राइट, फिर लिखते थे प्लस बी स्क्वेयर, राइट, और फिर माइनस, राइट, यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए माइनस 2ab और फिर कॉस थीटा। अब थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री तो वहाँ पर नेगेटिव आता है और फिर उसके हिसाब से वो पॉजिटिव बन जाता है, राइट, तो तब जो हमारी वैल्यू होगी तब इक्वल हो जाएगी, और वहाँ यहाँ पर इज इक्वल टू जो इक्वेशन बनेगी वो मिलेगी हमें ब्रैकेट ए, राइट, प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, तो रूट एंड स्क्वायर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू ए प्लस सिर्फ बी ही बचेगा, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी mod completes here, right, is equal to mod of vector a, right, mod completes plus mod of वेक्टर b, राइट, तो ये यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया, राइट, इसीलिए c भी पूरा प्रूव हो गया। अब d के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर d में मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, राइट। तो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ओ आर, राइट, ओ आर यहाँ पर ये ओ आर है, राइट, ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी मतलब के वेक्टर है माइनस वेक्टर पी क्यू मतलब कि ये वाला वेक्टर, राइट, तो ओ पी माइनस पी क्यू, राइट, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पी आर होगा। अगेन अगर हम ध्यान दें यहाँ पर ओ आर, राइट, तो ओ आर मतलब कि ये मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट, ग्रेटर देन ओ पी मतलब के वेक्टर ए माइनस पी आर मतलब कि यहाँ पर ये, राइट, तो ये चीज़ हमें अब यहाँ पर लिखनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ओ आर, तो वो चीज़ है मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, माइनस मॉड वेक्टर बी mod completes here, right, and it greater than mod of vector a mod completes minus mod of vector b, right, mod completes here, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई जियोमेट्रिकली, राइट। अब यहाँ पर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है, तो इज इक्वल टू में अगर दोनों ही वेक्टर्स को लीनियर है और एक ही डायरेक्शन में, इस फॉर एग्जांपल एक ही डायरेक्शन में मतलब कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, ए और बी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करें कि वेक्टर ए, राइट, माइनस वेक्टर बी, राइट, मॉड कंप्लीट्स, और इसका यहाँ पर जो डेरिवेशन है वो देखा जाए तो इज इक्वल टू ये हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट, एंड देन प्लस 2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसीलिए माइनस लिखेंगे और फिर 2ab कॉस थीटा, राइट, तो इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा। अब थीटा यहाँ पर कितना लेना है, तो थीटा यहाँ पर 0 लेना है, राइट, उसी डायरेक्शन में, तो थीटा अगर 0 होगा कॉस 0 मतलब कि 1, तो हमारी इक्वेशन होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये चीज़ किसका एक्सपांजन है तो वो देखा जाए, राइट, तो इज इक्वल टू ये चीज़ यहाँ पर अंडर रूट पहले लिखेंगे और ये चीज़ एक्सपांजन है ए स्क्वायर, राइट, माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांजन है, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा, होल स्क्वायर आएगा, राइट, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर
इसका ही एक्सपांसन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वल टू क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में a माइनस बी ही बचेगा। और ये जो a माइनस बी है वो और कुछ नहीं, हम लोग लिख सकते हैं कि वो इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a, राइट, mod completes for a minus mod vector b, mod completes here, right। तो ये उसी का एक्सपांशन है। तो इसी के ऊपर से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि mod ऑफ वेक्टर a, राइट, माइनस वेक्टर b mod completes इज इक्वल टू mod वेक्टर a, राइट, mod completes माइनस mod वेक्टर b mod completes here, राइट। तो इसी का यहाँ पर हम लोग प्रूफ फाइंड कर रहे थे और ये फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने चारों कंडीशंस को प्रूव की बारी बारीकी से, ए बी सी एंड डी तरीके से, राइट। तो यहाँ पर मेन चीज़, एक तो हमने पहले जियोमेट्रिकली लेस देन या फिर ग्रेटर प्रूव किया, और फिर जो थीटा की वैल्यू है, राइट, एक्सपांसन में थीटा की वैल्यू है वो चेंज करके उसके जो इक्वल टूज है उसको हमने यहाँ पर प्रूव किया।